हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपके लिए कक्षा 10 विषय इंग्लिश जो फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मॉडल पेपर 2। ठीक है, मॉडल पेपर 2 जो मॉडल पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसे आप ध्यान से देखिए और हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे विथ एग्जांपल्स और पूरी समझ के साथ हम आप इसे बताएंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का आपका पेपर सेम ऐसा कैसा आएगा। और आप इसको विशेष ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है पेपर करने का वो बिल्कुल हाई लेवल का हो जाएगा। तो हम देखते हैं टाइम 3 आवर 15 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का ये समय है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसे हमें ध्यान से पढ़ लेना है यानी कि सारे प्रश्न को हमें आसानी से और बिल्कुल ध्यान से और पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर हमें करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि आप लिखोगे तभी नंबर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पंडित रविशंकर जी के बारे में बताया गया है इस पूरे पैसेज के अंदर। और इस पैसेज को हम पढ़ने के बाद में हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे है पहला क्वेश्चन है, होम इज़ द पैसेज अबाउट, यानी कि ये पैसेज ये गद्यांश किसके बारे में। तो हम लिखेंगे बच्चों अबाउट पंडित रविशंकर, यानी कि जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो पंडित रविशंकर जी के बारे में, यानी कि कभी भी पैसेज देखते हैं और जिसके बारे में बताया जाता है वो स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, यानी कि ये स्टार्ट हुआ है पंडित रविशंकर। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है तो पंडित रविशंकर जी के बारे में बताया गया है तो हम लिखेंगे अबाउट पंडित रविशंकर। अगला है वेयर वाज ही बोर्न, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ है, यानी कि वेयर माने कि कहाँ पर, यानी कि स्थान सूचक शब्द है तो हम लिखेंगे इन वाराणसी। जब हम इस गद्यांश को देखते हैं और गद्यांश को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में। देखो बच्चों, इसमें दे रखा है बोर्न इन वाराणसी इन 1920, यानी कि 1920 में उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। अगला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल डिड ही अर्न, यानी कि उन्होंने किस प्रकार का सम्मान प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है इंडियाज म्यूजिकल एम्बेसडर, यानी कि वो भारत के म्यूजिकल यानी कि संगीत को प्रस्तुत करने वाले थे। ठीक है, तो प्रस्तुत करता थे यानी कि संगीत का जहाँ पर भी नाम लिया जाता था उनका नाम सबसे पहले आता था। तो अगला है चौथा क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर लर्न द सितार फ्रॉम, यानी कि पंडित रविशंकर जी ने सितार कहाँ से सीखी थी, यानी कि किन से सीखी थी। तो हम लिखेंगे इसमें आएगा आंसर बच्चों, ध्यान से हम जब गद्यांश को हमने पढ़ा ध्यान से, तो ध्यान से पढ़ने के बाद में हमें पता चला है कि उन्होंने सीखा है उस्ताद अलाउद्दीन खान से। तो हमने इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो गद्यांश है आपका उसको पढ़ने के बाद चाहे से आपको उसको ट्रांसलेशन आए या नहीं आए, लेकिन उस गद्यांश को आपको ध्यान से 2 बार पढ़ लेना है जिससे अब आपको आंसर मिल जाए, यानी कि वो लाइन हमें मिल जाए जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो लाइन हमें गद्यांश में मिल जाती है। तो लाइन मिलने के बाद हमने देखा उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला है जो पांचवा पॉइंट है, विच फेमस पेट्रोटिक सॉन्ग्स ट्यून वाज कंपोज्ड बाय रविशंकर, यानी कि कौन सी राष्ट्रीय पैट्रियोटिक माने होता है देशभक्ति से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित जो गीत है वो पंडित रविशंकर द्वारा 1945 में गाया गया था, या गाया यानी कि ट्यून, उसकी ट्यून यानी कि उसका संगीत बनाया गया था। तो बच्चों हम देखते हैं कौन सी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये सारी लाइन हमें कहाँ मिलेगी, ये देखिए, सारे जहां से अच्छा वाज कंपोज्ड बाय हिम इन 1945। तो बच्चों हम जब ध्यान से देखते हैं गद्यांश को, गद्यांश एक ऐसी चीज़ है इंग्लिश के अंदर जो कम पढ़ने वाले न पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जो पढ़ता है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि वो उसके मार्क्स बढ़ाती है, उसका जो पोजीशन है उसको हाई लेवल पे ले जाती है। लेकिन जो कम पढ़ने वाले हैं न पढ़ने वाले हैं उनको तो क्या करनी है, टीपना है, नकल करनी है अकल के साथ। यानी कि जो क्वेश्चन की लाइन है उसको हम जब देखते हैं गद्यांश में तो वो आसानी से हमें मिल जाती है। तो हमने लिखा सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है,
अगला है छठा पॉइंट है, छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म डिड रविशंकर कंपोज म्यूजिक फॉर, यानी कि कौन सी पिक्चर उन्होंने संगीत के लिए बनाई थी, कौन सी पिक्चर थी वो, तो देखते हैं हम। इसमें है छठा क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं और गद्यांश में देखने के बाद में हमें पता चलता है कि वो थी मीरा। ठीक है, ये सारा आंसर हमें इसी में से मिल रहा है। ठीक है, इसी में से मिलने के बाद में हमने देखो ये रहा, ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर फिल्म्स लाइक मीरा। तो ये चीज़ हमने इसी गद्यांश में से देखी है बच्चों, और आप भी आसानी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको गद्यांश आसानी से सोल्व हो जाएंगे और आप आसानी से नंबर प्राप्त करोगे और आसानी से पास हो जाओगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना है आपको। आगे देखते हैं हम इसमें। अगला है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज इंडिकेशन, यानी कि वो शब्द ढूंढना है जो इंडिकेशन यानी कि कोई कोई संकेत करता है। संकेत से संबंधित हम लिखेंगे इसके अंदर है, सातवें का आंसर आएगा इसमें, संकेत से रिलेटेड है रिगोरस, यानी कि संकेत से संबंधित है रिगोरस, यानी कि सेम वर्ड यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। अगला है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ डल। डल मानी होता है कमज़ोर होना, कमज़ोर से रिलेटेड होता है डल का इसका अपोजिट वर्ड हमें मिला है इसके अंदर। हम इसमें देखेंगे डल का जो ये रहा, डे गेन कमांड ओवर द इंस्ट्रूमेंट, कमांड आएगा, कमांड मानी कुशलता प्राप्त करना, तो हम इसमें भरेंगे बच्चों, इसमें आएगा कमांड। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर एक और पैसेज आ चुका है आपके सामने, इस पैसेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चाइल्ड इज ए टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट, यानी कि बचपन ऐसी चीज़ है जहाँ कम से कम जिम्मेदारियाँ होती है और हमारा जीवन एक तरह से आनंद भरा होता है, बचपन का सभी का होता है। तो बचपन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब इसमें क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप थे, इसमें क्या है, इसमें लघुत्रात्मक है। ठीक है, यानी कि एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है। इसमें व्हाट विल बी ए मार्वलस एडवेंचरस एडवेंचर फॉर ए चाइल्ड, यानी कि बच्चों के लिए एक अद्भुत जो एडवेंचर होता है, यानी कि बहादुरी भरे जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों के लिए। अब ये हम ढूंढेंगे इसमें। तो बच्चों हम देखते हैं गद्यांश में, और गद्यांश में देखने के बाद हमें वो लाइन मिली है, इसमें हम देखते हैं, हीज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज ए मार्वलस एडवेंचर्स। तो बच्चों ये लाइन जो क्वेश्चन की लाइन थी, ये क्वेश्चन की लाइन हमें ये देखो एडवेंचरस, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो बड़ी मीनिंग्स है, क्वेश्चन की जो मीनिंग होती है उसको छोड़कर जो आगे की जो मीनिंग्स है, जो शब्दार्थ है, शब्द है, उसको हमें गद्यांश में ढूंढना है। और गद्यांश में ढूंढने के बाद में देखिए ये लिख रहा है, हीज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज ए मार्वलस एडवेंचर, यानी कि जब वो पहली बार समुद्र के तट पर जाता है तो उसके लिए एक तरह से क्या हो जाता है, बड़ा ही अद्भुत रोमांच कार्य हो जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। अगला है, व्हेन डज ए यंग मैन बिकम्स फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स, यानी कि एक युवा व्यक्ति बिकम्स मानी हो जाता है, फ्री मानी आज़ाद, फ्रॉम मानी से, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, विद्यालय के अनुशासन और अपने माता पिता के कामों से, माता पिता के जो रोक टोक होती है उनसे कब वो फ्री हो जाता है, तो हम देखते हैं फ्री कब हो जाता है। तो बच्चों हमें ये लाइन मिली है, व्हेन द यंग मैन स्टार्ट टू अर्न हिज ओवन लिविंग। ठीक है, यानी कि जब वो खुद की जीवन यापन के लिए कमाई करने लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, इन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो जाता है। ये है दूसरे का क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा पहले का क्वेश्चन का आंसर। आप आसानी से इसमें से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें आगे लिख रहा है, ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स। तो बच्चों ये पर्सन मिला था ना, तो ये पर्सन का आंसर हमें इसमें मिल चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं इसमें, विच एबिलिटी कम्स विथ ओल्ड एज, यानी कि किस प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो बुढ़ापे में, यानी कि जब वृद्धावस्था होती है, जब आ जाती है, तो हम ये लाइन कब देखेंगे, देख लेते हैं कुछ इसमें गद्यांश। तो बच्चों हमने देखा ध्यान से,
तो इसमें लिख रहा है ये रहा, विथ ओल्ड एज शुड कम विजडम एंड एबिलिटी टू हेल्प अदर्स विथ एडवाइस वाइजली। यानी कि जब वृद्धावस्था में बुद्धिमत्ता आ जाती है, यानी कि अनुभव हो जाता है, और दूसरों की सहायता करने की हम में क्या आ जाती है, एक तरह की योग्यता आ जाती है, क्योंकि हमारे पास अनुभव हो जाएंगे। अगर वृद्धावस्था में लोगों के पास अनुभव होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जीवन जिया है और जीवन की बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इन सारी चीज़ों से वो सीखेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमें इसी में मिली है और हमने इसी की लाइन से इसको मैच करके लिख लिया है। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स। यानी कि जब एक बच्चे को अच्छे माता पिता मिलेंगे तो क्या होगा, तो हम ये देखेंगे इस गद्यांश के अंदर। इस गद्यांश में देख, तो बच्चों चौथे का जो आंसर है वो हमें यहाँ मिला है। ये आंसर हम जब देख लेते हैं, हमें यह मिला है, देखो ये, अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स। ठीक है, ये लाइन हमें क्वेश्चन की मिल चुकी है। अब इसमें आगे लिख रहा है, ही इज फेड लुक्ड आफ्टर एंड लाउड। ठीक है, तो ये वाली लाइन इसमें आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा चौथे का आंसर, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम गद्यांश में से, पैसेज में से ढूंढ रहे हैं, लाइन मिल रही है और वही लाइन हम लिख रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड लिख रही है लाइन और हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से सीखना है सारी चीज़ें। अगला है, व्हाट पेन डज अ चाइल्ड हैव। यानी कि एक बच्चे में किस प्रकार का दर्द होता है। तो हम बच्चों देखते हैं, ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेष। यानी कि वो जो चाहता है वो करने के लिए आज़ाद नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे में समझ नहीं होती, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होता है तो समझ नहीं होती है, समझ के अनुसार उसे टोका जाता है। तो हम ये वाले लाइन लिख देंगे, ही थिंक्स ओल्डर ओल्डर पीपल आर, ही इज कंटिन्यूली बीइंग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स और बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट ही वाज डन रॉन्ग। यानी कि वो ज़्यादा नहीं सोच सकता, अपने सोच के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अनुभव नहीं है, छोटा बच्चा है, और उसे गलत कार्य के लिए पनिशमेंट भी मिलती है, यानी कि सज़ा भी मिलती है। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें पाँचवें का उत्तर। ये गद्यांश में से हमने पाँचवें का उत्तर लिख लिया है। ठीक है, अगला है, इसमें छठा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन ए यंग यूथ ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब युवा समाज के नियम तोड़ता है तो क्या घटित होता है। ठीक है, तो हम गद्यांश में स्टार्ट करते हैं देखना। तो बच्चों, ये गद्यांश में ध्यान से देखने के बाद में हमें पता चला है कि देखो लिख रहा, एंड इफ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी एज ही यूज टू ब्रेक द लॉज ऑफ हिज पेरेंट्स ही मे गो टू प्रिसन। यानी कि यदि वह समाज के और अपने माता पिता के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, उन्हें तोड़ता है, तो वो जेल भी जा सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था बनी गई है, समाज को सही दिशा पर ले जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अगर व्यवस्था नहीं हो तो चारों तरफ क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा और सभी कोई भी चीज़ अपने नियम के अनुसार नहीं चलेगी। यानी कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को चला ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें छठे का आंसर। अगला है बच्चों, इसमें देखते हैं हम ध्यान से, सातवां क्वेश्चन है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यानी कि सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है किसका, औसम। औसम का मतलब होता है अद्भुत, और अद्भुत से संबंधित हमारा गद्यांश का है, इसको हम लिखेंगे मार्वलस। मार्वलस हो जाएगा औसम से रिलेटेड। ये सातवें का आंसर है, ये सातवें का आंसर है बच्चों। हम सातवें का आंसर लिख लेते हैं, ये सातवें का आंसर हो जाएगा। आठवां का आंसर है हमारे सामने है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यानी कि विलोम शब्द लिखना है किसका, अपशोर्डिटी। अपशोर्डिटी माने होता है पागलपन, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं करना, मूर्ख जैसा कार्य करना, मूर्खता भरा, मूर्ख, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा विजडम, WISDOM। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गद्यांश किया है, आप इसे अच्छे से समझें और बिल्कुल वीडियो को देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद में आप आसानी से रोक के इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपकी
बोर्ड एग्ज़ाम में आगे के लिए बहुत काम आ सके। आगे है बच्चों, इसमें सेक्शन बी है, दूसरा पार्ट है इसका। इमेजिन दैट यू आर कविता कुणाल रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। मान लो कि तुम कविता या कुणाल हो, दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हो, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर में पढ़ते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रेखा तन्मय टेलिंग हर हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। तो हम आपको क्या करना है, अपने मित्र रेखा या तन्मय, कुछ भी ले सकते हो इसमें से नाम, उन्हें बताना है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा का कितना महत्व है, योग करने का कितना महत्व है। जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सभी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बारे में हमें लेटर लिखना है, या फिर आप अथवा में कर सकते हैं, दोनों में से एक जो आपको अच्छे से आता है वो कर सकते हैं। उसमें है, दूसरा है यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी कि आपने अपने दोस्तों का एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया है, समूह बनाया है। यू वर सिक फॉर सम डेज, यानी कि कुछ दिनों से आप बीमार है। यू हैव कम टू नो ऑफ सेकेंड टेस्ट, आपको पता चला है कि आपके सेकेंड टेस्ट होने वाले हैं। राइट एन ईमेल टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग हिम हर टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। यानी कि आपने जो ग्रुप बनाया है अपने कक्षा के विद्यार्थियों का या अपने सहपाठियों का, क्लासमेट्स का जो ग्रुप बनाया है, और आप विद्यालय नहीं जा पाए। अब आपको पता नहीं है कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या पढ़ा दिया गया है, क्या क्या आएगा, वो आपको ईमेल के द्वारा उनसे जानना है। द ईमेल आईडी इज voicescholar@gmail.com। तो आप में इसमें आपको इसमें ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल भरना पड़ेगा, या इसके अलावा आप लेटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं, आपको जैसे ईमेल है, ईमेल क्या है, एक बिल्कुल इजी चीज़ है। ईमेल का आपको फॉर्मेट पता ही है। फॉर्मेट में एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। बॉक्स में सबसे पहले जैसे पहले सबसे पहले टू लिखते हैं हम, और टू के अंदर ईमेल एड्रेस, जो देखो इसमें ईमेल एड्रेस आया है वाइस, ठीक है, वाइस स्कॉलर, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया है टू में। इसके अलावा आपको पता होगा सीसी, और एक आता है बीसीसी, बीसीसी, ठीक है। सीसी में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट यानी कि सीसी में क्या करना है, अगर इससे रिलेटेड दूसरे को ईमेल करना है तो ये भरते हैं। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, पूरे समूह को यानी कि सभी को मेल भेजना पड़ता है। मेल भेजना है, यही ये संदेश भेजना है, तो हम क्या करते हैं, उनके सभी के ईमेल एड्रेस इसमें डाल देते हैं। तो ये लगभग कॉलम ये दोनों खाली रहते हैं, यानी कि ब्लैंक रहते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, नीचे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन दे रखा था, इसमें ये देखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लास। तो सब्जेक्ट में ये लिख देंगे आप आस्किंग, ठीक है, आस्किंग फॉर अ कॉपी ऑफ द सिलेबस, ठीक है, ये लिख देंगे ऑल सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसमें। ये आपने यहीं से लिया है। ये लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें पूरी डिटेल आप बीच के अंदर लिख देंगे। डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, पूरी डिटेल में लिख देंगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में डिटेल यहाँ डाल देंगे। यानी कि मैं बहुत दिनों से बीमार था, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया, या क्लास अटेंड नहीं कर पाया, और मुझे पता चला है कि टेस्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और मुझे ये टेस्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, आल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी कि आपके सामने जो आउटलाइन आई है उसको समझना है, पढ़ना है, और उसको पता करना है कि स्टोरी किस टाइटल की, यानी कि स्टोरी का, कहानी का क्या नाम है, और आपको 10 लाइन में ये स्टोरी लिखनी है। उसके अलावा आपको क्या लिखना है, मोरल, मोरल मानी शिक्षा भी लिखनी है। जैसे पहली स्टोरी देखते हैं, ओल्ड फार्मर फोर सन्स, यानी कि
एक बूढ़ा किसान है, उसके 4 पुत्र है, तो इसमें पता चलता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये कहानी का नाम है। इसके अलावा एक स्टोरी और है, अ शेपर्ड, ए शेपर्ड बॉय ग्रेट शिप, यानी कि जो एक गडरिया था, यानी कि जो भेड़े चराता था, झूठ बोलता था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और उस इस प्रकार से उसकी भेड़ी मारी जाती है। ये 2 स्टोरीज है, ठीक है। तो ये 2 स्टोरी के हम नाम लिख सकते हैं, जैसे है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति, ठीक है। ये स्टोरी आएगी इस पैसेज से, जो ये आपके आउटलाइन आई है उससे रिलेटेड। और दूसरी स्टोरी का क्या नाम है? दूसरी स्टोरी का क्या नाम है? द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ। द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ, यानी कि गडरिया और भेड़िया, ये कहानियाँ हैं 2। अब आपको ये आउटलाइन के बेस पर ये स्टोरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा स्टोरी बेस पे, स्टोरी बेस पर आधारित होगा। इस कहानियाँ लिखना मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको स्टोरी लिखना सिखाऊंगा। वो हमारे अगले लेसन में होगी। तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। जो आपको सीखना है, हमारे अगले जो लेसन चलेगा स्टोरीज का, मैंने बता भी रखी है 1-2 स्टोरी, और उसके अलावा 8-10 स्टोरी और लिखवानी है मुझे। तो मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है, ठीक है। इसमें और इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके, जिससे आप हिंदी में याद कर लो एक बार, और इंग्लिश में आसानी से आप कन्वर्ट कर लोगे, और आपको अच्छे से आसानी से याद होगी। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बना के सीखोगे तो आपको आसानी से याद होगी, और रटने की आवश्यकता नहीं है, और आपको बोरिंग नहीं लगेगी, मज़ा आएगा। खेल खेल में हम स्टोरी लिखना सीख जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। इसमें राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन दिवाली, यानी कि दिवाली के ऊपर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है 10 लाइनों में। 100 वर्ड्स यानी कि 10 लाइनों में, एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं, तो हमें 10 लाइनों में लिखना है। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, 5 डेज दिवाली, 5 डेज फेस्टिवल, कार्तिक मंथ, अर्थन लैम्प, रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने क्लूज दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं, इनका यूज करते हुए हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है दीपावली पर। अगला है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड सीन ऑफ अ फेयर। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको? 100 शब्दों में यानी कि 10 लाइनों में किसका लिखना है? एक गांव के एक मेले का दृश्य, यानी कि मेले का जो मेले का दृश्य, उसके बारे में आपको इसमें निबंध लिखना पड़ेगा। इन दोनों में से एक करना है। ये देखिए विजुअल एड्स दे रखा है इसमें, जो विजुअल यानी कि दृश्य प्रेरणा, ये दृश्य प्रेरणा है, इस पे आधारित आपको निबंध लिखना है। अब ये निबंध किसका है? मेले का। इसमें देखो झूले दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आते जाते, बहुत सारे लोग हैं, झूले भी हैं। तो इस दृश्य प्रेरणा के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा एक निबंध। और ये है विजुअल, ये तो विजुअल हो गई, ठीक है, और ये हो गई वर्बल, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको एक लिखना पड़ेगा, और हम आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल ईजी तरीके से निबंध लिखना, विजुअल और स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है विजुअल स्टिमुलस, और वर्बल स्टिमुलस होता है मौखिक और दृश्य प्रेरणाएं, इस पर आधारित हम निबंध लिखना भी सिखाएंगे। और मैंने पहले अपने वीडियोज़ में भी दिखा रखे हैं, बता रखे हैं, अच्छे से सिखा रखा है उसको हिंदी टू इंग्लिश बनाकर, और बिल्कुल ईजी और शॉर्ट यानी कि शॉर्ट राइटिंग टास्क के अकॉर्डिंग, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है, उसे आप देख सकते हैं, और इसे भी हम आगे बताएंगे। अगला है इसमें सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन आ गया है व्याकरण का। इसमें छठा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको उपयुक्त क्रियाएं भरनी है। उपयुक्त क्रियाएं यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया भरना पड़ेगा आपको। इसमें टेंस रिलेटेड जो एडवर्ब्स है उसको ध्यान में रखकर इसको सही भरना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें है ही यूजुअली। अब बच्चों इसमें यूजुअली जो शब्द है ना, ये यूजुअली, ये क्या है? अक्सर, ये है प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड।
प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड होते हैं। और इसमें आ रहा है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस तथा ईएस, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे इसमें गेट्स। ठीक है, तो इसमें गेट्स आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग आया, यूजुअली के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, सेकंड है नीतू सिंग अ सॉन्ग नाउ। नाउ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अभी अभी, यानी कि कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। तो सिंग का हो जाएगा बच्चों इसमें, इसमें हम कर देंगे नीतू एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए लिखेंगे इज सिंगिंग। तो ये हो जाएगा इज सिंगिंग, नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। नीतू अभी अभी एक गाना गा रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें सी राइट 20 प्लेज सो फार, यानी कि उसने अभी तक, या वह अभी तक, सो फार मानी अभी तक, अभी तक, ये रिलेटेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड शब्द है। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टेंस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टेंस है, ये क्रिया विशेषण है और टेंस रिलेटेड वर्ड्स भी कह सकते हैं इनको। तो सो फार से हमें पता चला अभी तक यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो शी के अकॉर्डिंग आएगा हेज, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान से देखते हैं, 4 5 ईयर्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें 4 प्लस टाइम आया है, 4 प्लस टाइम। ठीक है, 4 प्लस टाइम है, यानी कि कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड शब्द है इसमें। तो हम इसमें लिख देंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा इसमें। रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाएगा हेज बीन, और लर्निंग आ जाएगा LEARNING, ये हो जाएगा इसका हेज बीन लर्निंग इसका। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हो गया है। अगला है इसमें 7वां क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कोंकण में वर्ब एग्रीमेंट भी आता है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीमा और लगातार कार्य करने वाला या चलने वाला। ठीक है, वो आएगा हमें इसमें, किसमें किसका यूज करेंगे हम, इसमें आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का भर देंगे विंस द रेस, यानी कि धीमा और लगातार चलने वाला हमेशा जीतता है। अगला इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जो जज थे, न्यायाधीश थे, वो अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग बटे हुए थे। ठीक है, तो ज्यूरी क्या है, ये बहुवचन शब्द है, जज न्यायाधीश। तो न्यायाधीश क्या है, बहुवचन है, ये प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल शब्द है ये, प्लूरल के अकॉर्डिंग भरेंगे इसमें वर, ये वर आ जाएगा इसमें। अगला है क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी कि ये ब्रैकेट में जो शब्द है इसका हमें कंबाइन करना है, यानी कि इन दोनों को इनसे जोड़ना है। ठीक है, यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड, तुम दूसरों की सहायता करते हो, तुम दूसरों के द्वारा, तुम्हें दूसरे के द्वारा प्रेम किया जाएगा, यानी कि पसंद किया जाएगा। तो यहाँ से आएगा यदि, यदि से स्टार्ट करेंगे हम, इफ यू हेल्प अदर्स। ठीक है, फिर कोमा लगा देंगे, फुल स्टॉप को हटाकर यू विल बी लव्ड। ठीक है, तो इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ आएगा स्टार्टिंग में, और हम दोनों वाक्यों को इसके बाद में ऐसे कैसे लिख देंगे, फुल स्टॉप को चेंज कर देंगे कोमा में। ठीक है, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन है इसमें,
शी अटेम्प्ट आंसर, उसने एक प्रश्नों को यानी कि उसने उत्तरों को लिखा। शी हैड रीड द पैसेज, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं कि उसने उत्तर लिखे, उसने पैसेज को पढ़ने के बाद। तो देखिए उत्तर लिखे पढ़ने के बाद, तो हम लिखेंगे शी अटेम्प्टेड आंसर्स, फिर लिखेंगे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर शी हैड रीड द पैसेज, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम करेंगे आफ्टर का यूज़ दोनों के बीचों बीच में। अगर हम लाइनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसने उत्तर लिखे प्रश्नों को पढ़ने के बाद, तो पढ़ने के बाद के अकॉर्डिंग भरेंगे आफ्टर बीच के अंदर। अगला है पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाचा है। वी सेंड एन ईमेल थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वी सेंड हम भेजते हैं, ईमेल मानी जो ईमेल भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है वो किसके थ्रू देखते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, इंटरनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो पैसिव एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें। तो हम इसमें यूज करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मुख्य क्रिया के जस्ट बाद में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एन ईमेल, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। कंटिन्यूस टेंस होता तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, और अदर होगा कंटिन्यूस के अलावा। जितने भी टेंस है कंटिन्यूस के अलावा वो सब अदर में आते हैं, और अदर में नेक्स्ट टेंस की लगती है हेल्पिंग। तो प्रेजेंट सिंपल से अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब इजेमार होती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईमेल, एन ईमेल, तो हम उसके अकॉर्डिंग भरेंगे इज, ठीक है। एन ईमेल इज, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की हो जाएगी सेंट, ठीक है। सेंट होने के बाद में हम लिखेंगे ये वी क्या है, वी क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। वी क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे जो बचा है थ्रो इंटरनेट, थ्रो इंटरनेट हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है, ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुकी है। एन ईमेल इज सेंट थ्रू इंटरनेट। अगला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों इसमें, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है। मदर सेड टू फादर कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। माता ने पिताजी से कहा क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखा हमने, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मदर, सेड टू का हो जाएगा आस्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, ठीक है। और ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज, क्लोज कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज कहते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा होता है ना, उसके बीच में जो वाक्य होता है वो रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो अगर ये प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो हम इसमें यूज करते हैं सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ठीक है। और आस्क्ड में चेंज करने के बाद में ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, फादर हो गया, ठीक है। अब कैन क्या है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, मॉडल ऑक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो हम इसमें इफ़ का यूज करते हैं, आपको पता है। इफ़ का यूज करने के बाद में वाक्य जो हमारा प्रश्नवाचक होता है उसको हम साधारण में यानी कि सिंपली अफर्मेटिव सकारात्मक में लिख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको अच्छे से कब समझ में आएगा, जब हमारा वीडियो देखोगे आप रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यू है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फादर यानी कि संज्ञा सूचक शब्द है, नाउन है, इसका हम प्रोनाउन लिखेंगे, प्रोनाउन यानी कि पिताजी ही हो जाएगा। इसके बाद में कैन का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा कुड, फिर स्पेयर आ जाएगा ऐसे कैसे,
फिर ऐसे कैसे सम टाइम आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। अब फिर लास्ट में देखते हैं आई क्या, ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई की थर्ड फॉर्म है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मदर है, मदर संज्ञा सूचक शब्द है, इसका प्रोनाउन होगा शी और शी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो मदर आस्क्ड फादर इफ़ ही कुड स्पेयर सम टाइम फॉर हर। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। अगला है बच्चों इसमें 11वां है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को हमें पढ़ना है ध्यान से और उसके आंसर हमें। तो बच्चों इसमें सेक्शन डी आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा हो चुका है और इस पार्ट से लास्ट पार्ट तक, इस पार्ट से लेकर ये जितने भी पार्ट है इसमें आपके, इसमें कहाँ तक है इसमें देख लेते हैं हम एक बार। टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है बच्चों इसमें। तो इस 20 क्वेश्चन में इसको कंप्लीट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, बोरिंग सा लगेगा आपको। तो आगे का जितना भी पार्ट है ये इस पेपर का, मॉडल पेपर का, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन सी तक। ठीक है, और डी से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 11 से लेकर जो 20 क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छे से समझा कर। आप हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से इसी प्रकार से जुड़े रहे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको इंग्लिश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम आपको आसानी से अच्छे से तरीके से सिखा सकें, समझा सकें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको सोल्व कर सकें। तो बच्चों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें अधिक से अधिक मेहनत करने की हमें और आपको दोनों को आवश्यकता है। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। हम चाहते हैं कि आपका जो आपके नंबर है इंग्लिश के अंदर, आपका पेपर अच्छा हो और आपके अच्छे नंबर आए। हमारा उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, जो 11 नंबर के क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे अच्छे समझ के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।